मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय राजपूत एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर जिसके आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। वो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स, पादप वृद्धि एवं हार्मोन्स। तो इस चैप्टर के आज हम आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जितने चैप्टर हमने स्टडी कर लिए हैं, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबने वो वीडियो देखे होंगे, उन क्वेश्चंस को अच्छे से हल किया होगा। आज हम इस चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स के आईएमपी क्वेश्चंस का स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, केले का फल बीज रहित होता है क्योंकि? बनाना फ्रूट्स आर सीडलेस बिकॉज दे आर। आपने केले का खाया होगा और केले के फल में आपको बीज नजर नहीं आया होगा। उसका कारण क्या है? आखिर केला बीज रहित क्यों होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ अगर हम चलें तो अधिकता में ऑक्सीजन है, न्यूनता में ऑक्सीजन है, अलैंगिक जनन करता है उपरोक्त सभी, हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, हैव लेस ऑक्सीजन, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ऑल ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि बीज रहित मतलब पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जो है बीज रहित फल का निर्माण करना, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी जो है उसका मुख्य जो पार्थेनोकार्पी करना है, मुख्य कार्य किसका है? ऑक्सीजन का। इसका सीधा मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, अधिकता में ऑक्सीजन होने के कारण ही केला कैसा है? बीज रहित। बीज रहित है और वो रिप्रोड्यूस कैसा करेगा? एसेक्सुअली, मतलब वो उसका प्रजनन तो अलैंगिक प्रजनन ही होगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन वो क्यों है बीज रहित? उसका मुख्य कारण क्या है? हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो बीज रहित हो जाता है। तो केला आपने देखा होगा वो बीज रहित होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? हैव प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करेगा लेकिन वो प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन उसमें उपस्थित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की तरफ चले हम। यदि यहां से कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है, सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, जो हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और साथ ही साथ वहां पर जो ऑप्शंस में आप गड़बड़ करने वाले हो, गलती करने वाले हो, उन गलतियों को मैं यहाँ सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका आंसर जो लगे वो एग्जैक्ट सही लगे। तो सेल डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय, हम जानते हैं कोशिका विभाजन करना मुख्य कार्य किस हार्मोन का है? साइटोकाइनिन का। यहां से देखते हैं हम, ऑक्सीजन द्वारा, इथिलीन द्वारा, साइटोकाइनिन द्वारा, एंड सी बोथ। तो हम जानते हैं कोशिका विभाजन करता कौन है? साइटोकाइनिन। लेकिन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। साइटोकाइनिन तो करता लेकिन उपस्थिति किसकी होती है? ऑक्सीजन की। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोकाइनिन स्टार्ट्स सेल डिवीजन। इसका करेक्ट आंसर, इसका मतलब होगा क्या है इसका करेक्ट आंसर? ए एंड सी बोथ। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों ही कोशिका विभाजन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। ये दूसरा प्रश्न था हमारा। अब अगला प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। द्वितीयक वृद्धि सामान्यतः इनमें होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जनरली अकर्स इन। द्वितीयक वृद्धि में जैसा मैंने बताया था कि तने की व जड़ों की मोटाई बढ़ना ही क्या कहलाता है? द्वितीयक वृद्धि। और वो द्वितीयक वृद्धि होती है, हम जानते हैं किस किस में होती है? डाइकोट्स में भी होती है और मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म में भी होती है, मोनोकाट्स में नहीं होती, ड्रेसिना व युक्का को छोड़कर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी। ड्रेसिना युक्का, डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म, ये तीनों ही केवल क्या करते हैं? द्वितीयक वृद्धि। तो यहाँ से अगर हम देखें तो द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मुख्य कार्य जो है वो करना किसका है? डाइकोट्स का है, जिम्नोस्पर्म, पाइनोसाइकस और ड्रेसिना और युक्का जो कि एक बीजपत्री मोनोकाट्स हैं। तो द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म, दोनों उत्तर क्या है यहाँ पर? सही, डबल उत्तर सही है यहाँ। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न जितना बड़ा दिख रहा है इसको देखते ही हम आधे तो ढेर हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं प्रश्न।
जबकि प्रश्न बहुत आसान है। ट्रेकेरी तत्वों वाहिनिका और वाहिका की कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती है। वाहिनिका व वाहिका, ट्रेकिट्स एंड वेसल्स, ट्रेकिट्स एंड वेसल्स जो है ये किसका पार्ट है? जाइलम का। वाहिका व वाहिनिका व वाहिका जो है ये किसका भाग है? जाइलम का। ऊतक कौन सा है? जाइलम और फ्लोएम ऊतक में जाइलम ऊतक के भाग हैं। कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती है। Cells of trachary elements, tracheal and vessel become dead at maturity and lose their protoplasm due to deposition of lignocellulosic cell wall thickenings. This is an example of मृत हो जाती है और कोशिका भित्ति के लिग्निन सेलुलोसिक जमाव के कारण मोटी हो जाती है और इस कारण उनका प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण? तो हमने देखा कि जो ट्रैकेट्स और वेसल्स होती है, ट्रैकेट्स और वेसल्स जो है पाइप हैं, पाइप जैसे सेल्स हैं और इन पर लिग्निन का जमाव हो रहा है और लिग्निन के जमाव होने के कारण ही ये हो जाती है डेड सेल्स हो जाती है। तो आखिरकार क्या हुआ है जाइलम और फ्लोएम में? ग्रोथ वृद्धि, डिफरेंशिएशन विभेदन, निर्विभेदन डिडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन रीडिफरेंशिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ है उनमें? विभेदन या डिफरेंशिएशन। विभाज्य ऊतकी ऊतक से ही क्या बनता है? स्थायी ऊतक जो कि जाइलम है। तो विभाज्य ऊतक से स्थायी ऊतक बनता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन या डिफरेंशिएशन, जिनमें विभाजन की क्षमता क्या हो जाती है? खत्म। इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तीनों ही शब्द बता देता हूं मैं। अगला है डी डिफरेंशिएशन। जो कोशिकाओं का विभाजन करने की क्षमता खत्म हो गई है उनमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, जैसे कैम्बियम में कार्क कैम्बियम, फेलोजन जिसे कहा जाता है कार्क कैम्बियम, उसमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है। तो कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो है उनमें क्या हुआ है? डी डिफरेंशिएशन। वो जब वो कोशिकाओं का निर्माण करती है तो पुनः वो कोशिकाएं विभेदित हो जाती, मतलब क्या हुआ है? री डिफरेंशिएशन हुआ उन कोशिकाओं का। तो तीनों ही परिभाषा है ये, पर इस प्रश्न के लिए सबसे सही परिभाषा क्या है? डी डिफरेंशिएशन, विभेदन। तो ये कोशिकाओं का क्या हुआ है? विभेदन। तीनों परिभाषाएं आपको याद रखना है। पहली बार विभाज्य ऊतक की ऊतक से क्या बने? स्थायी ऊतक, तो डिफरेंशिएशन। स्थायी ऊतक बन गया, फिर विभाजन की क्षमता आ गई तो डी डिफरेंशिएशन, निर्विभेदन। कैम्बियम कार्क कैम्बियम उदाहरण इसका। और उन कार्क कैम्बियम ने फिर कोशिकाओं का निर्माण किया, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, उनमें वापस से क्या हुआ है? रीडिफरेंशिएशन, पुनः विभेदन, और उनमें विभाजन की क्षमता फिर से क्या हो गई? नष्ट हो गई, स्थायी ऊतक बन गई। तो ये तीनों ही परिभाषा है, यहाँ से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन तीनों परिभाषाओं से जो यहाँ लिखी हुई है। तो इसका उत्तर जो भी प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? डिफरेंशिएशन। अगला प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। ऑक्सिन के कार्यों में शामिल है। फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन इंक्लूड। ऑक्सिन का कार्य क्या क्या है? पढ़ते हैं ऑक्सिन के कार्य। अनानास में पुष्पन को प्रोत्साहित करना, प्रोमोटिंग फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पुष्प को प्रेरित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, फ्लावरिंग पाइनएप्पल में हो सकता है। इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिन टोमेटो। टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करना। सही बात है, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पिन मुख्य कार्य किसका है? ऑक्सिन का। ये बात सही है। यूजेज एज हर्बिसाइड टू किल डाइकोट वीड्स। शाकनाशी के रूप में द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करता है, खरपतवार नाशी है ये। वीडिसाइड से 2,4-D और 2,4,5-T, वो तीनों ही कार्य किसके हैं? इस ऑक्सिन के। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों ही इसके क्या है? उत्तर है। आपको समझ जाना है तीनों उत्तर में से आपको यदि दो भी सही लगे जो आते हैं, जैसे ये दोनों देखकर आपको लग गया कि ये दोनों कार्य किसके? ऑक्सिन के। ये कार्य आपको समझ में नहीं आया कि ऑक्सिन का नहीं है, तो भी इसका उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखना, यही लगाना है। ऐसा नहीं सोचना ये तो मुझे मालूम नहीं, अब मैं ऑल ऑफ द अबव कैसे लगूं। दो कार्य अगर आपको याद है तो तीसरा समझ जाना कि वो होगा ही होगा और लगा देना ऑल ऑफ द अबव। ये था अपना
फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पादप हार्मोन जो पादप ऊतक संवर्धन में संरचना विकास को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। A plant hormone used for inducing morphogenesis in plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर में मॉर्फोजेनेसिस जो प्रेरित करता है वो कौन सा हार्मोन होगा? पादप हार्मोन जो पादप ऊतक संवर्धन में संरचना विकास को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। A plant hormone used for inducing morphogenesis in plant tissue culture. प्लांट टिश्यू कल्चर में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो वो हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन प्लांट टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन पढ़ चुके हैं। एक कोशिका को हमने रखा संवर्धन माध्यम, वो कोशिका में क्षमता होती है कि पूरा का पूरे पौधे का निर्माण करके। अगर हमने यहाँ ऊतक लिया मतलब कई सारी कोशिकाएं ली तो कई सारे पौधे निर्मित होंगे। और इस ऊतक संवर्धन में हम मॉर्फोजेनेसिस करने वाले हैं, मतलब हम संरचना का विकास करवाने वाले हैं। और वो काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। क्योंकि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है। कोशिका विभाजन होगा तो जल्दी से अंगों का निर्माण होगा और जल्दी से पौधा बढ़ेगा, केलस का निर्माण होगा। ये सब का सब कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन। यहाँ से आपको सही उत्तर लगाना है। तो ध्यान रखना है ऊतक संवर्धन में हम किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जैसा ही अगर हम जैसे नारियल पानी ले लेते हैं, आपने ये भी सुना होगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है पीएटी में कि अगर हम नारियल पानी ले रहे हैं ऊतक संवर्धन में तो भी पौधा निर्मित हो जाता है। क्यों? क्योंकि नारियल पानी में कैसे पदार्थ है? काइनेटिन पदार्थ, साइटोकाइनिन ही है उसमें नारियल पानी में, जो कोशिका विभाजन की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। पीएटी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। हो सकता है ये प्रश्न इस साल आए पीएटी में। तो जो मॉर्फोजेनेसिस इंड्यूस करता है वो साइटोकाइनिन या साइटोकाइनिन हार्मोन ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? साइटोकाइनिन। ऊतक संवर्धन से संबंधित बात आए तो आपको ध्यान रखना मुख्य हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन ही मुख्य हार्मोन है वहां पर। अगला प्रश्न, चाय रोपण और बाड़ बनाने में माली नियमित पौधों की छटाई करते जिससे वो घने रहते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। जो चाय के बागान होते हैं वो लगातार माली क्या करता रहता है? काटता रहता है, गंजा करता पौधे को। क्यों करता है गंजा वो पौधे को? क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है? बायोलॉजी क्या है उसको थोड़ी मालूम, चाय वाले को। उसको तो यह मालूम कि इस पौधे को गंजा करने से यहाँ चाय पौधे में ज्यादा ज्यादा पत्तियां आती है, शाखाएं आती है, तो इससे उसका फायदा होता है। In tea plantation and hedge making, gardeners trim the plants regularly so that they remain bushy. Scientific explanation behind this is, जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? शिखाग्र प्राधान्यता को हटाना, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। ये बात तो सही है, हम पढ़ भी चुके हैं कि जो ऑक्सिन है वो शीर्ष पर बनता है और वो अपना प्रभावित्व जमाता है, डोमिनेंस करता है, जिससे लेटरल बर्ड्स का ग्रोथ नहीं होती, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि नहीं होती, केवल कौन सी कलिकाएं बढ़ती है? एपिकल शीर्षस्थ कलिका का निर्माण होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहां से क्या है? सही। अगला है पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस। सही बात है, एपिकल डोमिनेंस को हटाना और लेटरल बर्ड्स की वृद्धि कराना, जिससे ज्यादा ज्यादा पौधे में क्या है? शाखाएं। ये बात भी सही है, पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि। सप्रेशन ऑफ लेटरल बर्ड्स, ये तो गलत है। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी बोथ, मतलब सबसे सही उत्तर क्या है? डबल। शीर्ष प्रमुखता हट जाएगी और लेटरल बर्ड्स पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा उस जगह से क्या आएंगी? शाखाएं। जितनी ज्यादा शाखाएं आएंगी, ब्रांचेस आएंगी, उतनी ही ज्यादा लीफ या पत्तियां आएंगी, उतनी ज्यादा। चाय की पत्ती से क्या चाहिए हमको? पत्ती चाहिए। चाय की पत्ती का जो पौधा है टी प्लांट, उससे क्या चाहिए हमको? पत्तियां। पत्तियां ज्यादा आती है किसके कारण? लेटरल बर्ड्स के कारण।
तो इसका सही उत्तर क्या है? बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो हम यहाँ आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो सरल पढ़ रहे हैं कि थोड़े कॉन्सेप्चुअल और डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं? हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे आने के चांस है, और वो प्रश्न आपसे अगर ये क्वेश्चन सीरीज अटेंड नहीं करते हो तो नहीं बन सकते। आप अगर सीधे परीक्षा में जाओगे तो गलत करके आते और इनको देख लोगे तो आपसे वो प्रश्न बन जाएंगे। बाकी जो सरल प्रश्न हैं वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी आते ही हैं, हमने जो पढ़ लिया है वो आप सफिशिएंट है, उससे आप उन सरल प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकते हो। वो प्रश्न जो कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको 15 आते थे तो 20 ले जाएंगे, 20 आते थे तो 22 ले जाएंगे, जिसके 22 आ रहे थे वो 25 तक ले जाएंगे बायोलॉजी में, वो यही प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको ऊपर उठाने के लिए है, जो आपकी रैंक है उससे ऊपर आप लगातार बढ़ते जाएंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। अब हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीए के उपयोग द्वारा फल को लंबे समय तक पेड़ पर लगा रहने दिया जा सकता है। फल पककर नीचे गिर जाता है, पर जीए का उपचार कर दिया हमने तो वो फल जो है, फ्रूट जो है, वो ब्रांच से लंबे समय तक, मतलब 3 दिन में फल गिर जाता, अब गिरेगा वो 5 दिन में, जिससे बाजार में इसकी उपलब्धता का समय बढ़ जाता है। जीए की किस क्रिया द्वारा होता है ये प्रक्रिया? बाजार में उपलब्धता बढ़ने से मतलब है कि एक साथ फल आए, 4 दिन में सारे फल पक गए, पेड़ के सारे फल आ गए बाजार में, फिर सड़ जाएंगे। पर अगर जीए का उपचार कर दिया तो 4 दिन तक फल आने की बजाय वो 7 दिन तक फल आएंगे, मतलब 4 दिन में सबका फल खत्म हो जाएगा और 3 दिन हमारे फल चलेंगे, क्योंकि हमने जीए से क्या कर दिया है? उपचार। The fruits can be left on the trees longer using GA so as to extend the market periods. This is due to which function of GA? तो GA ने जो किया है, फल को लंबे समय तक वहां रखा है, इसका कौन सा कार्य है GA का जिसके कारण ये कार्य हुआ? बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब है यहाँ पर कि एक बिंदु से कई सारी शाखाएं निकलना, ये बोल्टिंग कहलाता है वहीं से। तो बोल्टिंग ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्य नहीं है इसका। विलंबित जरावस्था, डिले इन सीनेसेंस, इंटरनोडल एलोंगेशन, पर्वों का दीर्घीकरण करना। पर्व का दीर्घीकरण होने से ये वाला अपना कार्य तो संभव नहीं है, मतलब ये उत्तर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अनिश्चित फलन को प्रेरित करना, इंड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं, बीज रहित फल से क्या लेना। क्या करता है जी? फल लंबे समय तक सड़ नहीं रहा है, पक नहीं रहा है, इसका मतलब उसकी क्या बढ़ी है? उम्र बढ़ी है। जीर्णांतता को क्या किया गया है? रोका गया है। डिले इन सीनेसेंस, सीनेसेंस को डिले किया गया है, रोका गया है, तभी तो फल सड़ नहीं रहा है, लंबे समय तक बना हुआ है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? विलंबन जरावस्था या डिलेइंग सीनेसेंस। कि सर ऐसा काम तो हमने कई बार पढ़ा है कि ये काम तो हमारा कौन सा हार्मोन करता है? साइटोकाइनिन करता है। पर हमने एक ये भी बात पढ़ी है कि एबीए हार्मोन को ही क्या कहा जाता है? एंटी जिब्रेलिक हार्मोन। और एबीए हार्मोन का मुख्य कार्य है कि वो सीनेसेंस को क्या करता है? जरावस्था को बढ़ाता है। जल्दी जल्दी फल पकते सड़ जाते हैं, उम्र के जो लक्षण है वो जल्दी जल्दी आते हैं, किसके कारण? एबीए हार्मोन। और हम जिब्रेलिन को, एबीए हार्मोन को कहते हैं एंटी जिब्रेलिक हार्मोन। जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है। तो ये कार्य सीनेसेंस को कौन बढ़ाता है? एबीए। और सीनेसेंस को रोकता कौन है? जीए, क्योंकि दोनों अपोजिट काम करते हैं, विपरीत काम है, एंटागोनिस्टिक वर्क है, अपोजिट कार्य है। तो ये कार्य जीए का भी हो सकता है साइटोकाइनिन की तरह। साइटोकाइनिन और जीए दोनों के काम एक समान हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जीए और साइटोकाइनिन के कार्य एक समान हो सकते हैं, यहाँ से जो आपको समझ में आया इससे। तो इसका सही उत्तर क्या है? डिलेइन सीनेसेंस विलंबित जरावस्था। अब ये साइटोकाइनिन होता तो बात अलग है, तो साइटोकाइनिन दिया ही नहीं, जीए दिया है, तो हमको जीए ही सही मानकर लगाना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर है विलंबित जरावस्था। सीनेसेंस को रोक देता तभी वो फल पकता नहीं है और लंबे समय तक मार्केट में उपलब्ध रहता है।
एक किसान ने अपने खेत में ककड़ी के पौधे उगाए हैं। वह चाहता है कि उनमें मादा फूलों की संख्या बढ़े। कौन सा पादप वृद्धि नियामक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जा सकता है? A farmer grows cucumber plants in his field. He wants to increase number of female flowers in them. Which plant growth regulators can be applied to achieve this? कुकुम्बर मतलब ककड़ी लगाई है उसने, और वो चाहता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मादा पुष्प बढ़े। क्यों बढ़ाना चाहते हैं मादा पुष्प? जितने ज्यादा मादा पुष्प होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे, जो कि मादा में ही अंडा से होता है और अंडा से ही फल में बदलता है। इसका सीधा मतलब है जितने ज्यादा अंडा से उतने ज्यादा फल, मतलब जितने ज्यादा मादा पुष्प उतने ज्यादा अंडा से उतने ज्यादा फल। तो हम किसान चाहते हैं ज्यादा फल आए उस पौधों में। इसका मतलब उसको फीमेल फ्लावर बढ़ाने वाला हार्मोन चाहिए, और ऐसा हार्मोन चमत्कारी हार्मोन होता है इथिलीन। कार्य में हमने पढ़ा भी है कि इथिलीन जो हार्मोन है वो क्या करता है, मादा पुष्पों की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, फीमेल फ्लावर्स के नंबर को बढ़ाता है। इस प्रश्न, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन ही मादा पुष्प की संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। अगला है प्रश्न, हार्मोन एक्स निम्न कार्य करता है। The hormone X does the following functions. तो एक्स हार्मोन बताना कि वो एक्स हार्मोन कौन है, जो ये कार्य समझ के हमको उसका उत्तर देना है। कहीं ना कहीं तो हमें हिंट मिलेगी, और वो हिंट ही हम पकड़ के उस हार्मोन का कार्य बता देंगे। क्योंकि हम सारे कार्य जो पूछेगा आपसे परीक्षा वो हो सकता नहीं आए, पर एक कार्य तो हमने जो पढ़ा है उसमें से आएगा ही आएगा, जो आप पकड़ के समझ जाओगे कि ये तो इसका कार्य है। अभी पकड़ते हैं वो कार्य हम। बीज सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है, इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी। सही बात है। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, बार बार मैंने बताया है। सीड जर्मिनेशन, अंकुरण, बीज अंकुरण को रोकता है। ये तो हम जानते हैं, बीज अंकुरण को रोकने वाला आखिरी हार्मोन जिसका नाम है एबीए हार्मोन। कहाँ गया एबीए हार्मोन? तो हो ना हो ये हार्मोन तो होगा कौन सा? एबीए हार्मोन। और कंफर्म कर लेते आगे। प्रिपेयर्स प्लांट्स टू कोप विद स्ट्रेस, पौधों को तनाव झेलने के लिए तैयार करता है। तनाव हार्मोन भी कहा है इसको, दूसरी हिंट मिली। रंध्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करता, अब तो 100% श्योर हो गए हैं। स्टूलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों को कृत्रिम रूप से बंद कौन कराता है? एबीए हार्मोन। इसका मतलब वो एक्स हार्मोन कौन सा है? एबीए हार्मोन। तो यहाँ इन सब ऑप्शंस को देखकर हम समझ गए कि हार्मोन हो ना हो कौन सा है? एबीए हार्मोन ही है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर आपको हिंट चेक करना जो हमने पढ़ा उसी से ध्यान रखना। इसमें भाषा बदल देगा, जो हमने भाषा उपयोग करी वो भाषा बदल देगा, लेकिन कार्य नहीं बदल पाएगा। समझना रहेगा आपको भाषा केवल। लैंग्वेज क्वेश्चंस की समझना है आपको। बसंतीकरण को कभी कभी इसके द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। वर्नलाइजेशन कैन ऑफन बी रिप्लेस्ड बाय, वर्नलाइजेशन, बसंतीकरण को रिप्लेस कौन करता है? तो बसंतीकरण को रिप्लेस करने वाला हार्मोन कौन सा है? यहां से वो हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। कैसे? बसंतीकरण में हमने पढ़ा है द्विबीजपत्री जो पौधे हैं, द्विवर्षीय पौधे एक वर्षीय पौधों में बदल जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक वर्षीय पौधों में बदल जाते हैं। अर्ली फ्लावरिंग करवाना बसंतीकरण का उद्देश्य, और द्विवर्षीय पौधे एक वर्षीय पौधों में बदल जाते हैं। बाइनोअल प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू एनुअल प्लांट्स, ये है बसंतीकरण। और वही काम कौन करता है? जिब्रेलिन। बाइनोअल प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू एनुअल प्लांट्स, और ये कार्य किसका है? जिब्रेलिन का। मतलब जिब्रेलिन और वर्नलाइजेशन का फंक्शन एक जैसा है। बाइनोअल प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू एनुअल प्लांट्स, द्विबीजपत्री द्विवर्षीय पौधे एक वर्षीय पौधों में बदल जाते हैं। इसका मतलब जिब्रेलिन उपयोग किया जा सकता है वर्नलाइजेशन की जगह। ये हमारे प्रश्न थे। यहाँ से हमने इस क्वेश्चंस आईएमपी क्वेश्चन सीरीज के प्रश्न देखे हैं। अब हम ये चैप्टर जो हमारा प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम? प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स।
तो लगातार क्वेश्चन सीरीज में हमारे साथ बनिए, लगातार आप वीडियोस को देखते रहिए, एक के बाद एक सीक्वेंस में वीडियो को देखिए और इन क्वेश्चंस को आप लगातार हल कीजिए। जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप हल करोगे, जितनी बार देखोगे, आप जल्दी से जल्दी सीखोगे और पीएटी एग्जाम में इन प्रश्न के आने से आप जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाओगे, उस समय का उपयोग आप दूसरे प्रश्नों में करोगे। तो यह आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का मकसद है, एम है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।